जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फंक्शंस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में। फंक्शंस किस तरह से हम बनाते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेम्परेरी फ़ोल्डर मैंने बनाया, उसमें ऑलरेडी मेरे पास जावास्क्रिप्ट का फ़ोल्डर बना हुआ है। आप लोग अपने कंप्यूटर पे कोई सा भी फ़ोल्डर बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट फन, ओके। इस फोल्डर में आपने जो भी कोड लिखना है पहले VS कोड को स्टार्ट करें। इस फोल्डर को इसमें ओपन कर लें या ड्रैग करें, ये बिल्कुल एक एम्प्टी वर्क स्पेस क्रिएट कर देगा। ये वेलकम पेज को मैंने क्रॉस किया। यहाँ पे एक main.js नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, एक फाइल बना लें। सो जावास्क्रिप्ट में एक तो ये है कि हम ब्राउजर के अंदर उसको ओपन करते हैं। ब्राउजर में ओपन जब करते हैं कोई HTML पेज, कोई भी वेबसाइट, तो ब्राउजर के अंदर ऑलरेडी एम्बेडेड होता है जावास्क्रिप्ट का इंजन जो उसे कंपाइल करता है, रन करता है। हम इस वक्त जो फंक्शंस को पढ़ रहे हैं वो हम एक जावास्क्रिप्ट को एज अ वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज के तौर पर नहीं ले रहे हैं, बल्कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर ले रहे हैं। जरूरी नहीं कि जावास्क्रिप्ट में आप हमेशा वेब पेजेस ही बनाएं। जिस तरह मोबाइल ऐप बनती है रिएक्ट नेटिव में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वर्चुअल रियलिटी के सॉफ्टवेयर, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग की आजकल बड़ी पॉपुलर इसमें लाइब्रेरीज आ रही, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो UI जो है, यूजर इंटरफेस जो है, वो डिपेंडेंट होता है एप्लीकेशन टाइप पर। अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप में आप UI बनाएंगे HTML CSS और बूटस्ट्रैप में। अगर आप मोबाइल ऐप के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें रिएक्ट नेटिव में HTML के टैग्स नहीं चलते, उसमें एंड्रॉयड और iOS पे अगर ऐप डिप्लॉय करनी है तो उसके विजेट्स चाहिए। रिएक्ट नेटिव आपको अपने क्रॉस प्लेटफॉर्म विजेट्स देती है जिनके थ्रू आप उस पे प्रोग्रामिंग करते हैं जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में, और वो रन टाइम पे जब ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो मैप होते हैं उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर जिस पे वो ऐप रन होना होती है। तो एक फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं। ये पहली ऑप्शन है, यहाँ पे एम्प्टी हमने ऑलरेडी की है। कुछ भी आप लिखें उसकी आउटपुट देखने के लिए console.log, और उसमें आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हेलो फंक्शंस। इस लास्ट पे सेमीकोलन ऑप्शनल है, लगा दें फिर भी ठीक है, नहीं लगाएं फिर भी ठीक है। इसको रन करने के लिए टर्मिनल ओपन करें। ये वेबसाइट नहीं है, ये सिंपल जिस तरह C++ में आप सी आउट या प्रिंट एफ करके देखते हैं एक स्टेटमेंट। अब इसको रन करने के लिए कमांड जो आपने लिखनी है वो नोड स्पेस इस फाइल का नाम main.js एंटर करें। सो इसकी आउटपुट जो है अब आप ये कंसोल पे देख सकते हैं। ओके, फंक्शंस को अगर हम, इसका शॉर्ट भी है, CLG लिखें, टैब प्रेस करें, हेलो, और इसमें दोबारा रन करें, आप पैरो करें, कमांड सेव होती रहेंगी। सो ये आप लिख सकते हैं। CLS से क्लियर स्क्रीन कर सकते हैं। अगर ये क्लोज हो गया, दोबारा से टर्मिनल में आए, न्यू टर्मिनल, CLS, सो यू कैन इजीली वर्क ऑन द। आपको सेपरेटली CMD खोलने की जरूरत नहीं है। एक तरीका तो ये है कि आप VS कोड में कोडिंग करें और ये अलहदा से आप एक एनवायरनमेंट ओपन कर लें, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लें, और यहाँ पे आप इस फोल्डर में आ जाएं ब्राउज करके, यहाँ पे कमांड लिख के आप इसको कंपाइल करें, रन करें। सो VS कोड में ये है कि ये एम्बेडेड ही है, ये एक पावर शेल। सो आप यहीं पे कमांड लिख रहे हैं और फोल्डर अभी अब एक ही फाइल बनानी, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ हाइड। सो यही हम उसको कमांड प्रॉम्प्ट से ही कंपाइल करके देख रहे हैं। फंक्शंस को अगर हम देखें तो फंक्शंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है प्रोग्रामिंग में। ऑब्वियसली ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से ही जो है वो फंक्शंस हर लैंग्वेज के पार्ट हैं। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे, पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स लिखेंगे x और y, और उसका जो ब्लॉक है इसमें से आपने लेट्स सपोज रिटर्न कर दिया x प्लस y। सो ये आपके पास ये जो पीस ऑफ कोड है ये फंक्शन बन गया। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने पहले ये हमेशा कीवर्ड फंक्शन लिखना है, स्पेस देके फंक्शन का नाम, यहाँ पैरामीटर या आर्गुमेंट्स कॉमा सेपरेटेड, डाटा टाइप नहीं साथ आएगी,
जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में आप एक्सप्लिसिटली यानी लिख कर नहीं बताते डेटा टाइप्स, कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू से इन्फर करता है कि उसकी टाइप क्या है। इसके बाद उसका ब्लॉक आएगा और ब्लॉक में से आप रिटर्न कर रहे हैं इनकस्मेशन। अब इस फंक्शन को कॉल करना है आपने, लेट्स सपोज एक वेरिएबल ले लेते हैं हमने आंसर का, और इस फंक्शन को कॉल करने का तरीका वही है जो स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है। फंक्शन का नाम लिखें, पैरेंथेसिस दें, उनमें पैरामीटर पास कर दें और उसके बाद console.log में ये आंसर प्रिंट करवा दें। अगर हम इसके आउटपुट देखें, अगेन नोड स्पेस main.js पूरा आपने लिखना है और एंटर करना है। 30 आ गया। अगर आप साथ इसमें इसका मैसेज भी कोई प्रॉम्प्ट में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप सम इज इक्वल टू और उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू लिख दें। सो इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको एज वन स्ट्रिंग कंकैटिनेट करके भी आप लिख सकते हैं। So there are different ways of taking the output. The important point is functions को बनाने के लिए आप अगर इस सिंटैक्स को देखें तो C++ जिन्होंने पढ़ी है उससे कुछ थोड़ी सी डिफरेंस यहाँ पे आपको नजर आएगा। फंक्शन का कीवर्ड वहां नहीं यूज करते, इंटीजर x इंटीजर y लिखते हैं, एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप वगैरह का कॉन्सेप्ट है। अब फंक्शंस ऑब्वियसली अगर आपने फंक्शन एक लिखा है, इस लाइन को अगर मैं कमेंट कर दूं तो ये फंक्शन खुद ब खुद एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये तो जो है आपको पता होना चाहिए। इसको मैं रन करता हूँ, इसकी कोई आउटपुट नहीं है। फंक्शन जब आप लिखते हैं इट बिकम्स अ ब्लॉक ऑफ कोड, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। फंक्शन को जब आप कॉल करते हैं तब वो एग्जीक्यूट होता है। वो जो स्टेटमेंट इसकी बॉडी में है, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट होंगी और ये फंक्शन कॉल होगा, फिर उसके बाद उसकी आउटपुट आएगी एंड सो ऑन। यू मे हैव मैनी फंक्शंस इन वन फाइल, लाइक एक फंक्शन आपने सम का है, एक आपने प्रोडक्ट का बना लिया। प्रोडक्ट के लिए इसी तरह स्टैटिक ऑपरेटर यूज होता है जो कॉमनली यूज होता है। अब मैं सम को ही कॉल कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट फंक्शन ऑब्वियसली एग्जिस्ट ओवर देयर, बट डेफिनेटली इट विल नॉट बी लोडेड एंड एग्जीक्यूटेड अनलेस के आप जो है वो ये एग्जीक्यूट नहीं होता अनलेस आप इसको कॉल नहीं करते। फंक्शंस में डिफरेंट जो है वो वेरिएशंस हैं, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज मैं प्रोडक्ट का फंक्शन ले लेता हूँ। यहाँ से प्रोडक्ट के फंक्शन में अगर आपने यहाँ पे देखा दो वैल्यूज हैं पैरामीटर पास करने। अगर आप एक ही पैरामीटर पास करते हैं, लेट्स सपोज आप इसको कॉल करने के लिए, अब इसका नाम प्रोडक्ट है और यहाँ पे जो उसकी जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगी इन दिस आंसर। अब एक ही अगर वैल्यू पास करते हैं तो दूसरी वैल्यू जो है वो आपने यहाँ पे दो पैरामीटर हैं उसको नहीं लिया, तो इसके आउटपुट देखें जरा, इसको अंडरस्टैंड करें। इसमें एक प्रिंट हो रहा है नॉट अ नंबर, NaN। जब आप यहाँ पे देखें एक नंबर आपने अगर इनपुट किया है, x और y दोनों को मैं प्रिंट करके देखता हूँ कि मैंने जो पहली वैल्यू दी वो तो x को असाइन होगी, दूसरी वैल्यू मैंने नहीं दी, तो दूसरी जो वैल्यू है वो क्या जो है इसमें अज्यूम की गई, वो अनडिफाइंड है। ठीक है जी। सो अनडिफाइंड एक टाइप है, कीवर्ड भी है लैंग्वेज में, जो उस वेरिएबल को जिसको आप नहीं कोई इनिशियलाइज डिक्लेयर ही नहीं करते, सो उस वेरिएबल को अनडिफाइंड जो है जावास्क्रिप्ट में ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाता है। सो अनडिफाइंड को जब मल्टीप्लाई किया 10 से, तो अनडिफाइंड को जब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज सपोज्ड टू गिव अस अ न्यूमेरिक आंसर। सो जब आप नॉन न्यूमेरिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो नॉट अ नंबर, यानी इसके आउटपुट एक नंबर नहीं बन रही। ठीक है जी। सो ये चीजें जो है वो जरा डिफरेंट है बाकी लैंग्वेज से। C++ में ऑब्वियसली एरर है, कंपाइल ही नहीं होगी ये लाइन। वो कहेगा जी दो पैरामीटर्स हैं, आप दो आर्गुमेंट पास करें। तो C++ का कंपाइलर में बड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग है, यहाँ पे उस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप ये नॉट अ नंबर्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो यहाँ डिफॉल्ट पैरामीटर भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ y = 1, 1 से मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप अगर 10 पास करेंगे एक पैरामीटर, तो दूसरा अब आपने
इन अ सेंस ऑप्शनल कर दिया है कि अगर उसकी वैल्यू पास नहीं की जाएगी तो उसकी वैल्यू 1 अज्यूम कर ली जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं रन करता हूं तो अब प्रोडक्ट आ रहा है 10 बिकॉज x की वैल्यू 10 है और y में आपने वैल्यू पास नहीं की तो उसने 1 ले ली। तो 10 इंटू 1, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ना, तो 10 सेल्फ ही आ गया उसी तरह आंसर। अगर आप वैल्यू पास करते हैं लाइक 5 तो अब ये इक्वल टू 1 नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यू तभी असाइन की जाएगी अगर दूसरा पैरामीटर मिसिंग होगा। तो आपने 5 कह दिया तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 आ गया। तो डिफॉल्ट वैल्यू इज हेल्पफुल। डिफॉल्ट वैल्यू विल ओनली बी यूज्ड इफ यू डू नॉट प्रोवाइड एनी वैल्यू फॉर द सेकंड पैरामीटर। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, अगर मैं डिफॉल्ट तो एक को मैंने लिया है लेकिन दोनों में से किसी के लिए भी मैं पैरामीटर पास ना करूं तो फिर एज यूजुअल x में अनडिफाइंड आ जाएगा, y अनडिफाइंड नहीं होगा क्योंकि उसका डिफॉल्ट वैल्यू है मिसिंग है तो 1 हो जाएगा। अनडिफाइंड मल्टीप्लाइड बाय 1 सो अगेन यू विल गेट नॉट अ नंबर। ठीक है जी। सो मेक श्योर अगर आप चाहते हैं कि कैलकुलेशन हमेशा ही वैलिड हो, दोनों को आप 1 से इनिशियलाइज कर दें ताकि कभी जो है वो आपके पास कोई अनएक्सपेक्टेड नंबर एज अ आउटपुट ना आए। तो फंक्शन डिक्लेयर करना, फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त उसको डिफॉल्ट वैल्यूज दे सकते हैं। ये जावास्क्रिप्ट में जो है वो फीचर्स हैं जो अवेलेबल हैं। फंक्शन का एक और एस्पेक्ट है जो मॉडर्न ES6 जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड कहलाता है, उसमें हम कहते हैं एरो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट। एरो फंक्शंस को लिखने का सिंटैक्स बड़ा सिंपल सा है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में आप लिखते हैं फंक्शन लेट्स सपोज सम x, y। मैं उसी फंक्शन पे वापस आता हूं, रिटर्न कर दें x मल्टीप्लाइड बाय y। सो हियर इस लॉन्ग फॉर्मेट को देखें, अगर हम इसका एनालिसिस करें तो फंक्शन का कीवर्ड लिखना महज इसलिए पड़ता है कि कंपाइलर को पता चले कि इसके बाद जो आइडेंटिफायर आ रहा है वो कोई वेरिएबल नेम नहीं है, फंक्शन है। और रिटर्न की स्टेटमेंट ऑब्वियसली इफ यू हैव मोर देन वन स्टेटमेंट तो ये किस तरह से पॉसिबल होगा कंपाइलर के लिए आइडेंटिफाई करना कि यहाँ से रिटर्न क्या करना है। तो जो आंसर आप रिटर्न कर रहे हैं उससे पहले ये रिटर्न का कीवर्ड लिखते हैं। ब्लॉक बताता है कि यहाँ से फंक्शन की बॉडी शुरू हो रही है, पैरेंथेसिस बताती है कि ये सेट ऑफ पैरामीटर्स हैं। सो इसमें अगर ओवरऑल देखें तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है कि हम x और y उसको एज अ इनपुट दे रहे हैं और इससे x प्लस y एज आउटपुट ले रहे हैं। तो ये इसी फंक्शन की एक सिंपल फॉर्म है जो एरो है। ये इसी मुनासबत इनको एरो फंक्शंस कहते हैं। एरो फंक्शन के सिंटैक्स में आप ये कीवर्ड्स नहीं यूज करते। फंक्शन का मैंने कीवर्ड नहीं यूज किया, अंडरस्टूड है एरो के साथ जो सिंटैक्स लिखा हुआ है ये फंक्शन है। रिटर्न का कीवर्ड नहीं लिखा, ये अंडरस्टूड है कि जो एरो के बाद लिखा हुआ है ये रिटर्न हो रहा है, ये एक्सप्रेशन रिटर्न हो रहा है। मैंने फंक्शन का नाम नहीं रखा। एरो फंक्शन जो है इनका नाम नहीं होता। दीज आर अनोनिमस फंक्शंस, अनोनिमस फंक्शन या नेमलेस फंक्शन जिनका नेम नहीं है। अगर नेम नहीं है तो इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? आप इस फंक्शन को किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट थिंग, खास तौर पर जो C++ या जावा के बैकग्राउंड से हैं। अब ये फंक्शन मैंने अगेन सेमीकोलन मैंने जिस तरह बताया कि ऑप्शनल है, लेकिन C++ जावा में जिन्होंने ज्यादा अरसा प्रोग्रामिंग की है इट बिकम्स ऑलमोस्ट अ हैबिट। सो ये जो फंक्शन है इसको आपने इस वेरिएबल में सेव कर लिया। तो नाउ z हैज अ रेफरेंस, यहाँ पे ये इसका फंक्शन का नाम है, ये एक वेरिएबल है जिसमें आपने सेव कर लिया। अगर वेरिएबल में सेव किया है तो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में हम कहते हैं फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन्स, यानी जहां पे आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह एक फंक्शन को दो वेरिएबल्स एज पैरामीटर या आर्गुमेंट पास हो सकते हैं तो उस फंक्शन को फंक्शन भी एज अ पैरामीटर पास हो सकते हैं। जिस तरह ये आपने जब वेरिएबल में सेव किया तो अगर किसी फंक्शन को ये z पैरामीटर पास करेंगे तो इनफैक्ट आप उसको ये फंक्शन पास कर रहे हैं। अगर किसी फंक्शन से ये z रिटर्न होगा तो इसका मतलब है उस फंक्शन को आपने कॉल किया, उस फंक्शन ने इवेल्युएट होने के बाद कोई आंसर नहीं दिया बल्कि एक और फंक्शन ही आपको रिटर्न कर दिया।
सो फंक्शंस जो है दे आर नोन एज फर्स्ट क्लास सिटीजन इन दोनों को कॉल करने के लिए। ओके, लेट्स सपोज ये आंसर 1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको कॉल करने के लिए बाय नेम कॉल करते हैं। आपने नेम लिया, नाम लिखा और उसको पैरामीटर्स पास कर दिए और इसको आपने प्रिंट करवा लिया आंसर 1। इसी तरह यहाँ इसको कॉल करने के लिए आप जो है वो एक और आंसर इवेल्युएट करवाएं, आंसर 2 फॉर एग्जांपल, बट यूजिंग दिस एरो फंक्शन दिस टाइम। इनको ऐड करना है यूजिंग दिस एरो फंक्शन। सो यहाँ पे फंक्शन को इस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करेंगे। यहाँ पे डिजायर सिंटैक्स हमें बड़ा सिमिलर सा लग रहा है। यहाँ आप देखें मैंने इस वेरिएबल का जो है वो नाम लिखा है और इसको मैं इस तरह से पास कर रहा हूँ। सो हियर आंसर 2। अगर सेम पैरामीटर कर दें 10:30 है, लेट्स सपोज 10:30, सो यू विल सी हियर कि दोनों में प्लस का सिंबल कर लेते हैं ताकि सेम मैं चाह रहा हूं कि आउटपुट हम देखें ताकि कंपैरिजन हो सके। दोनों में 14 आउटपुट आ रही, यानी एक दफा हमने ये लॉन्ग फंक्शन के सिंटैक्स से देखा है, एक दफा हमने एरो फंक्शन के सिंटैक्स से देखा है। सो इस दफा फंक्शन को बाय नेम कॉल किया है, इस दफा इस वेरिएबल के थ्रू इन्वोक किया है। सो इस तरह से हमारे पास जो आउटपुट है सेम आ रही है। जाहिर तो इसमें लग रहा है कि जी फंक्शन के लिखने में जरा सिंटैक्स कॉम्पैक्ट हो गया, शॉर्ट हो गया। आपको वो जो फंक्शन के टिपिकल बॉयलर प्लेट में लिखना पड़ता है कि पहले फंक्शन का वर्ड, वो नहीं लिखना पड़ा। और कोई खास इस एग्जाम्पल से फर्क नहीं वाजे हो रहा कि हमें जरूरत क्यों है एरो फंक्शंस की, व्हाई वी शुड यूज इट। जस्ट थोड़ा सा सिंटैक्स शॉर्ट हुआ है कि आपको ये ब्लॉक श्लॉक नहीं बनाना पड़ा, फंक्शन का कीवर्ड नहीं लिखना पड़ा, रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी पड़ी। तो आगे नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे ये बहुत ही जबरदस्त फीचर है जो कि फंक्शंस के सिंटैक्स को बड़ा कॉम्पैक्ट और समराइज कर देती है। और इसके थ्रू खास तौर पर जो कलेक्शंस को प्रोसेस करना है वो काफी उसमें फैसिलिटेट हमें करता है एरो फंक्शन का सिंटैक्स। और एक न्यू जो टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग है दैट इज नोन एज फंक्शनल प्रोग्रामिंग। यूनिवर्सिटी में जिस तरह आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, न्यू स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग दैट इज एंटायरली बेस्ड ऑन दीज काइंड ऑफ फंक्शंस नोन एज फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो इसमें बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग, एरो फंक्शंस जो हैं इनके कुछ रूल्स पहले देखते हैं, फिर यूज केसेस को बाद में आते हैं कि यूज कब करना है हमें। पहला तो केस हमने ये देखा है कि आपके पास एरो फंक्शन को लिखने का जो वे है, अगर इसको मैं यहाँ से दोबारा सिर्फ एरो फंक्शन वाला पोर्शन कॉपी करूं, सो ये एक फंक्शन है जो पैरामीटर 2 ले रहा है और इसमें जो है वो उसमें कुछ एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहा है। ऐसे भी पॉसिबल है कि फंक्शन एक ही पैरामीटर लेता हो और मे भी उसमें ही कुछ कैलकुलेशन करके रिटर्न कर रहा हो। अब इसमें हमें जो है वो अगर एक ही पैरामीटर है तो इसके अराउंड पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर फंक्शन एक से ज्यादा पैरामीटर ले रहा है तो फिर आप लेफ्ट हैंड साइड पे जरूर पैरेंथेसिस लगाएंगे। अगर एक ही पैरामीटर है तो फिर आपको पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। सो हियर आपने देखा है यहाँ पे सेमीकोलन जो एम्बिग्यूटी को कुछ रिजॉल्व कर रहा है। इसी तरह से अगर फंक्शन की बॉडी में एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं, आमतौर पर मोस्टली फंक्शंस आर आइडियल सुटेबल फॉर सिंगल लाइनर फंक्शंस, इट बिकम एन एक्सप्रेशन। अब अगर कोई पैरामीटर नहीं है तो खाली पैरेंथेसिस आप लिखेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे में भी console.log में लिख दिया हेलो। नाउ दिस फंक्शन सिर्फ एरो फंक्शन के लिखने के स्टाइल है। अगर हम इसको रैंकिंग कर लें, मैं यहाँ से कर दूं कि कोई पैरामीटर नहीं है तो आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते कि एरो के अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं होगा तो वो एक एम्बिग्यूटी देगा कि चीज जो है अगर मिसिंग भी है तो यू विल ऑलवेज यूज एम्प्टी पैरेंथेसिस। अगर एक पैरामीटर है तो आप पैरेंथेसिस ऑप्शनल है, लगा दे, फिर भी कोई हर्ज नहीं है, आप इसमें यूज कर सकते हैं।
विदाउट पैरेंथेसिस भी यूज कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा पैरामीटर्स हैं फिर डेफिनेटली आप पैरेंथेसिस लगाएंगे। आप इस तरह से जो अगर लिखेंगे तो सिर्फ y ही पैरामीटर कंसीडर होगा, और ये सिंटैक्स जो है वो ऑब्वियसली डजंट मेक सेंस, x कॉमा इंडिपेंडेंटली लिखा हुआ। सो अब ये हमने लेफ्ट हैंड साइड की वेरिएशन देखी है, 0 आर्गुमेंट्स 1 and 2। बाय द वे जो लेटेस्ट है उसमें एक और भी वेरिएशन है कि अगर कोई पैरामीटर नहीं तो खाली अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं आप। यू कैन ओनली राइट अंडरस्कोर इफ दैट फंक्शन डज नॉट एक्सेप्ट एनी पैरामीटर्स। तो अंडरस्कोर लिख लें या पैरेंथेसिस लिख लें, these both syntax variations are equivalent. It's quite sweet small syntax. राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें कि अगर फंक्शन एक से ज्यादा जो है वो उसकी बॉडी में स्टेटमेंट्स हैं तो फिर ये सिंगल लाइनर वाला सॉल्यूशन काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लॉन्ग फॉर्म पहले लिखता हूं फिर मैं उसको कमेंट्स के लिए उसी तरह से स्लैश यूज करते हैं। अगर आप एक फंक्शन बनाते हैं फॉर एग्जांपल रिजल्ट का, ठीक है जी, या कुछ भी कैलकुलेशन का फंक्शन बना लेते हैं हम, f एक शॉर्ट फंक्शन बनाते हैं, x और y इसमें इनपुट जो है वो हम कर रहे हैं, x में पहले प्लस प्लस करेंगे फिर हम रिटर्न करेंगे x और y की प्रोडक्ट। अब ये एक फंक्शन है, इसको एरो फॉर्म में मैंने कन्वर्ट करना है। Here is a function that I want to convert into arrow function। तो लेफ्ट हैंड साइड पे इसका इक्विवेलेंट एरो फंक्शन क्या होगा, x, y। आपने पैरामीटर्स लिखे, फंक्शन का कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, और इसकी जगह आपने यानी इसी को अगर आप देखें यहीं से अगर आप कन्वर्ट करें, बल्कि उसी इन प्लेस ही कन्वर्जन कर लेते हैं कि जब आपने फंक्शन में कन्वर्ट करना है ऑब्वियसली यू विल नेवर यूज दिस फंक्शन कीवर्ड और फंक्शन, और आपने इसका नाम भी नहीं रखना, और इसके बाद आपने यहाँ पे एरो लगा देना, एंड दैट्स ऑल। You have converted a regular function into an arrow function। लेकिन यहाँ पे अब आप ब्लॉक ये उसी तरह जरूरी है, आप पहले की तरह ये नहीं कर सकते कि इसको स्किप कर दे, क्योंकि अब एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा क्या रिटर्न करना है। समटाइम्स मे बी हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ x is greater than 10 तो उनको मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दो, सॉरी else otherwise you can return something else। तो जब आप x को मे बी डिवाइड कर दो, सो जब आप एक लेंथी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसी पुराने स्टैंडर्ड सिंटैक्स में ही आना पड़ेगा। आप ब्लॉक बनाएंगे और उस ब्लॉक में से आप जो है वो उसको रिटर्न करेंगे। अब ये कोड ब्लॉक बनाना पड़ेगा। अगर सिंगल लाइन है तो उस वक्त आपको ब्लॉक नहीं बनाना, ये अंडरस्टूड है। एक चीज जरा खास तौर पर देख लें, ये अंडरस्टूड है कि ये रिटर्न हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ भी ब्लॉक बना दें समहाउ तो फिर आपको अगर ब्लॉक बनाया है तो एक्सप्लिसिटली रिटर्न लिखना पड़ेगा। So this syntax is basically not required when you have a single liner function कि जो आप लिख रहे हैं वही रिटर्न करना। ये भी फंक्शन यानी above function is easier to write in this format, but you can write in the long format as well। header में बहरहाल आपने arrow यूज करना है, फंक्शन का कीवर्ड नहीं यूज कर सकते, फंक्शन का नाम नहीं कोई होगा, ये चीजें तो ऑलवेज हैं, लेकिन इसकी जो वेरिएशन है वो इसी तरह से है। ये ब्लॉक जब आप बनाएंगे तो उसको बताएंगे, फिर एक्सप्लिसिटली रिटर्न का कीवर्ड भी लिखेंगे। अगर एक फंक्शन void टाइप का बना रहे हैं आप कि x और y वो इनपुट लेता है और यहाँ से लेट्स सपोज इसके अंदर ही मैं इसको सम करता हूँ और इधर ही मैं इसका आंसर प्रिंट कर लेता हूँ, मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करना, नाउ इट्स परफेक्टली फाइन। अब ये फंक्शन बिल्कुल ठीक है, इसी तरह से ही लिखा जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन से कुछ रिटर्न करें। ठीक है, जब ये एक्सप्रेशन फॉर्म लिखी जाएगी तो फिर इसका मतलब ये है कि राइट हैंड साइड जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन वो आप रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वॉइड टाइप फंक्शन है फिर भी ऑब्वियसली आपको ब्लॉक बनाना चाहिए, जो एक लाइन है वो उसमें आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। ये जो ब्लॉक है ये अक्सर एक कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट करता है।
लेट्स सपोज हम ऑब्जेक्ट अगर बनाए, एक प्रोडक्ट है, मैं कहता हूँ जी इस प्रोडक्ट को यानी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए भी इसका ID 1 है, नेम इस प्रोडक्ट का, मे बी ये इलेक्ट्रॉनिक्स ई कॉमर्स शॉप है, मोबाइल है, उसकी प्राइस जो है वो सपोज कर ले 50,000 है। अब ये प्रोडक्ट है, अब मैं चाहता हूँ एक फंक्शन बनाऊं जो ये प्रोडक्ट एज इनपुट ले पैरामीटर और इसकी प्राइस में 10% इंक्रीमेंट करके उसको रिटर्न करे। तो अगर मैं लिखता हूं प्रोडक्ट, ये मैं इस फंक्शन को लेट कीवर्ड से एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूं, क्योंकि मैं इसको कॉल करके भी देखूंगा। प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आ रही है उसको 10% इंक्रीमेंट करना है, तो 1.10 से मल्टीप्लाई किया, ऑब्वियसली नॉट द प्रोडक्ट, इसकी प्राइस को आपने करना है, नॉट प्रोडक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। सो जो भी प्रोडक्ट पास एज अ प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट किया गया है, उस ऑब्जेक्ट की प्राइस को आपने 10% इंक्रीज करके रिटर्न किया। So here, let me comment the above portion. First of all, हम इसी पे ही, ताकि जो है वो सारे को सिलेक्ट करें, Ctrl/ प्रेस करें, so you can easily comment it out. Down bottom पे जो syntax इसको मैंने comment किया, so at one time I am only focusing, although it's a single file, multiple file बनाने की बजाय एक ही फाइल में मैं कुछ portions comment uncomment करके टेस्ट करता जाता हूँ। अब यहाँ पे जो है, अगर मैं इसको कॉल करूं console.log में, इस f फंक्शन को कॉल करूं और इसको ये प्रोडक्ट पास कर दूं जो ऊपर ऑब्जेक्ट मैंने डिक्लेयर किया है here, या जस्ट इसको सिंपल बनाने के लिए लेट्स सपोज एक न्यू प्राइस आ गई। यहाँ पे मैंने f फंक्शन को कॉल किया, मैंने ये फंक्शन का स्ट्रक्चर देखा, ये फंक्शन जो है एक प्रोडक्ट एज पैरामीटर लेता है, वो मैंने ऊपर वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है, सो उसको पास कर दिया। ये नेम हर जगह प्रोडक्ट है, ये जरूरी नहीं है ये प्रोडक्ट एज एन ऑब्जेक्ट है, यहाँ उसी को रेफर कर रहे हैं। हियर यू कैन हैव मे बी p, जस्ट आप इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। सो p कह लें, कोई भी ऑब्जेक्ट पास किया है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ जो ऑब्जेक्ट पास किया उसमें प्राइस की प्रॉपर्टी अवेलेबल है, उसकी प्रॉपर्टी मैंने इंक्रीज करी। The name may be anything, लेकिन ये नाम ऑब्वियसली इस नाम से पहले कोई वेरिएबल या ऑब्जेक्ट या अरे एग्जिस्ट करनी चाहिए जो फंक्शन को पास करना है। सो व्हाटएवर द ऑब्जेक्ट यू पास, सो मैं इसको थोड़ा सा सिंबॉलिक नाम कर लेता हूँ, मैं इसको बल्कि prod कर लेता हूँ, लेकिन मैंने ये चेंज करके आपको बता दिया है कि ये जरूरी नहीं। सो इसको प्रोडक्ट पास किया क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन का, पैरामीटर्स में जो क्रिएट हो रहा है, इसकी प्रोटोटाइप में जिसको C++ में कहते हैं, इट मे हैव एनी नेम। सो प्रोडक्ट का रेफरेंस इस प्रोड में आ जाएगा, उसकी प्राइस को इंक्रीमेंट किया और उसको प्रिंट कर दिया। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें console.log में, ये p में लिखता हूँ, तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मैंने इस प्रोडक्ट की आईडी को नहीं चेंज किया, नेम को नहीं चेंज किया, सिर्फ प्राइस में मैंने इंक्रीमेंट किया है। तो 50,000 है, 10% इंक्रीज करें तो ये 5,000 इंक्रीज होगा, तो 55,000 होपफुली ये आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन ऑब्जेक्ट मेरे पास जो है वो रिटर्न नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ एक नंबर उसमें से एक्सट्रैक्ट हुआ है। मैं चाहता था, देखें यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाने के लिए console.log में प्रोडक्ट लिखें अगर आप, उस ऑब्जेक्ट का नाम, सो उसकी पूरी डिटेल प्रिंट हो जाएगी। सो सिंपल, आईडी, नेम, प्राइस। लेकिन ये सेपरेटली जब आपने प्रोडक्ट इस ऑब्जेक्ट में से प्राइस को इंक्रीज करना है तो बाकी प्रॉपर्टीज अनचेंज रहें और ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर भी इसी तरह मेंटेन रहे। तो इसके लिए आप यहाँ पे इस तरह से सिंटैक्स लिखेंगे जी। एक जो है इसका लेंथी वे है कह लें, और आगे हम शॉर्ट वेज भी देखेंगे। मैं यहाँ पे आ गया, एक ब्लॉक पे कोड ब्लॉक मैंने क्रिएट किया और एक मैंने टेम्परेरी वेरिएबल लिया जिसमें मैंने इसकी प्राइस को पहले इंक्रीमेंट करके सेव करवा लिया। उसके बाद जो प्रोडक्ट डॉट प्राइस है उसको मैंने टेम्प पे, यानी उसकी पुरानी जो प्राइस थी उसमें मैंने 10% इंक्रीमेंट किया, एक वेरिएबल में कैलकुलेशन न्यू ले ली। अब इसको न्यू प्राइस, जो प्रीवियस प्राइस है उसको ओवरराइट कर दिया विद दिस टेम्परेरी कैलकुलेशन। और फंक्शन क्योंकि एज अ प्रोडक्ट
ऑब्जेक्ट ले रहा है तो ऑब्जेक्ट का मेमोरी रेफरेंस पास होता है, वो डायरेक्ट इसकी प्राइस अपडेट हो जाएगी। आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है कि प्रोडक्ट को रिटर्न करें, ऑब्वियसली क्योंकि ये मेमोरी रेफरेंस डेटा टाइप है तो डायरेक्ट उसके रेफरेंस में चेंज हो जाएगी। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपने यहाँ से देखनी है। ये here we have more than one statements, so क्योंकि आप यहाँ से रिटर्न नहीं कर रहे, पहले एक वेरिएबल था, अब आपने जस्ट इस फंक्शन को कॉल किया, इस एरो फंक्शन को, और उसके बाद प्रोडक्ट को, यानी अगर हम इस तरह से देखें कि आपने यही जो लाइन थी, इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। जस्ट मैं थोड़ा सा रीआइटरेट कर दूं, व्हाट आई हैव डन इज here, okay, let me clear previous output, ये CLS यहाँ पे लिखा आ गया। ओके, मैंने इनिशियल एक प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट लिया और उसकी डिटेल प्रिंट करवा ली, फिर मैंने एक फंक्शन बनाया जो प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट इनपुट लेगा और उसकी प्राइस को इंक्रीमेंट करेगा 10%। जब मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीमेंट करेगा, इसका मतलब बाकी जो पार्ट्स हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। सो इस फंक्शन को मैंने कॉल किया और कॉल करने के बाद फिर दोबारा मैंने उस प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट उसी ओरिजिनल को प्रिंट करवाया। सो इनिशियली जब आपने डिक्लेयर किया तो इसकी प्राइस 50,000 होगी, जब इस फंक्शन को कॉल करने के बाद आप प्रिंट कर रहे हैं तो इसकी प्राइस 55,000 होनी चाहिए, क्योंकि फंक्शन ने उसके मेमोरी रेफरेंस को अपडेट कर दिए। अब ये जो कॉन्सेप्ट है 50,000 55,000, इसको फॉर्मली हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। यानी फंक्शन को जब आप कोई नंबर पास करते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे कॉपी होती है और वो वैल्यू पे ही प्रोसेसिंग कर रहा होता है। वंस अ फंक्शन रिटर्न्स और इट्स कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन, दैट वेरिएबल नो मोर एग्जिस्ट। जब आप ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो वहां पे मेमोरी रेफरेंस पास होता है, तो ये फंक्शन जो है वो इसको हम एज अ रेफरेंस पास कर रहे हैं, तो ये फंक्शन जो चेंज करेगा वो ओरिजिनल में चेंज आ जाएगी। एक एरो फंक्शन भी उसी तरह से है जिस तरह स्टैंडर्ड फंक्शन है, आप उनको बाय वैल्यू पास कॉल कर सकते हैं, बाय रेफरेंस कर सकते हैं। यानी जो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, पॉइंट यहाँ से जो क्लियर करने वाला है कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एंड वॉइड टाइप के फंक्शन हो गए, एंड एवरीथिंग इज सेम फॉर एरो फंक्शंस आल्सो, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी। अब अगर एक फंक्शन एरो फंक्शन सिंगल लाइनर हो, अब सिंटैक्स को जरा थोड़ा सा देखें। आपके पास एक फंक्शन है, लेट्स सपोज मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, और एक फंक्शन को मैं चाहता हूं कॉल करूं और वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करे। द पॉइंट इज, एक लाइन पे लिख लेते हैं, इट विल बी इजियर टू मैनेज द थिंग्स। ओके, अब मैं चाह रहा हूं इस फंक्शन को जब कॉल करूं, लेट्स सपोज एफ इस फंक्शन का नाम है, इस फंक्शन को मैं इनपुट कुछ नहीं देना चाहता, ये एक ऑब्जेक्ट है जो ये मैं चाहता हूं रिटर्न करे। नाउ दिस लाइन इज गिविंग मी सिंटैक्स एरर। मैंने एक फंक्शन बनाया, जब इसको कॉल करूंगा वो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। इट्स अ सिंगल लाइनर फंक्शन, इट्स एन ऑब्जेक्ट लिटरल जो ये रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे इस एरर की रीजन ये है कि फंक्शन में एरो के बाद अगर फौरन ब्लॉक शुरू होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस फंक्शन की लॉन्ग बॉडी दे रहे हैं, बल्कि सिंगल लाइनर फंक्शन नहीं है। जिस तरह यहां हमने देखा है कि अगर फंक्शन के बाद ब्लॉक नहीं है तो व्हाटएवर इज रिटर्न दैट इज सपोज्ड टू बी रिटर्न्ड फ्रॉम दिस फंक्शन, वो रिटर्न टाइप उसकी बन जाती है कि इसकी रिटर्न टाइप x+y है, वो एक्सप्रेशन रिटर्न करता है। और अगर आपने ब्लॉक शुरू किया तो इसका मतलब वो कोड ब्लॉक शुरू हो रहा है, यानी आप कुछ कैलकुलेशन लेंथी करना चाहते हैं मल्टी स्टेप, और आप खुद कीवर्ड लिख के रिटर्न करेंगे या इवन रिटर्न ही नहीं करेंगे। अब कोड ब्लॉक के लिए भी कर्ली ब्रेसेस यूज होती हैं और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के लिए भी कर्ली ब्रेसेस ही यूज होती है।
अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन है इस एरो फंक्शन को कि राइट हैंड साइड पे ये जो आपने कोड ब्लॉक शुरू किया है, क्या ये एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट यू आर थिंकिंग, लेकिन उसके रूल के मुताबिक एरो के फौरन बाद जो कर्ली ब्रेसेस आएंगी वो कोड ब्लॉक शुरू हो रहा है, तो उसको बताना हमें पड़ेगा। और इसका बड़ा सिंपल तरीका है इस एम्बिग्युइटी को रिजॉल्व करने का, इसको पैरेंथेसिस में रैप कर दें। That's all. Now the error is gone, जो रेड अंडरलाइन था। अगर हम विदाउट पैरेंथेसिस देखें, here लेट्स गो, मैं यहाँ पे आता हूँ, और अगर अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ console.log में, डायरेक्टली मैं CLG में इसकी आउटपुट देखता हूँ। f फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, तो when I will call this function, तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर देगा, अनएक्सपेक्टेड टोकन कॉलन, क्योंकि वो इसको कोड ब्लॉक समझ रहा है। और जब मैं इसको पैरेंथेसिस में रैप कर दूंगा तो ये एम्बिग्युइटी जो है यहाँ से खत्म हो जाएगी। अब उसने वो ऑब्जेक्ट रिटर्न किया और प्रिंट किया। उसकी रीजन ये है कि पैरेंथेसिस तो कहीं भी यूज हो सकती है। पैरेंथेसिस तो आप जब ये यहाँ पे x + y रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ भी आप पैरेंथेसिस लगा सकते हैं। पैरेंथेसिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप यूज कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, 5+ लिख सकते हैं। सो यू कैन यूज पैरेंथेसिस एवरीवेयर। तो पैरेंथेसिस जो है वो एम्बिग्युइटी रिजॉल्व करती हैं। जो ही वो पैरेंथेसिस को रीड कर रहा है, यहाँ पे कोड में नीचे जो ही पैरेंथेसिस को रीड कर रहा है पहला कैरेक्टर, तो उसे ये पता चल रहा है कि राइट हैंड साइड पे एरो के कोड ब्लॉक नहीं है। ठीक है जी। सो कोड ब्लॉक नहीं, पैरेंथेसिस के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, बट आउटर पे अगर आप कर्ली ब्रेसेस यूज कर लेंगे, पहला कैरेक्टर अगर उसे कर्ली ब्रेस मिलेगा तो ये स्टार्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, ये स्टार्टिंग ऑफ अ कोड ब्लॉक है, इस फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो रही है। ये एम्बिग्युइटी यहाँ पे जो है वो रह जाती है। सो इसको रिजॉल्व करने के लिए तो एरो फंक्शंस की मदद से हम जो है वो इस एम्बिग्युइटी को रिजॉल्व करते हैं। अब एरो फंक्शंस आप एज अ पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं, ये अब थोड़ा सा इनका यूजेज देखते हैं। सिंटेक्स वेरिएशन पहले हमने देखी है इन द फॉर्म ऑफ अ सिंटेक्स। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, कॉपी एंड हियर आई विल पेस्ट ओवर हियर। ओके, सिंटेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा है 5 डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग एन एरो फंक्शन। अ फंक्शन दैट डज नॉट एक्सेप्ट एनी पैरामीटर with parentheses or with underscore, without parentheses when it does not accept any more than one parameters, और right hand side पे single statement है, एक से ज्यादा है तो parentheses लगाएंगे। और अगर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की बजाय एरो फंक्शन के हम राइट साइड पे फोकस करेंगे। तो जब आप ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहेंगे, अगर वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल कोई होता, वैसे आप प्रोडक्ट लिखते, तो फिर तो कोई इशू नहीं है, देन यू कैन इजीली राइट इन दिस फॉर्मेट। लेकिन जब आप लिटरल रिटर्न करेंगे, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, तो फिर जो है वो उसको आपको एम्बिग्युइटी को रिजॉल्व करने के लिए पैरेंथेसिस में रैप करना पड़ेगा। बाकी फंक्शन जो है उसकी बॉडी, एक हमने ये वेरिएशन देखी, 6th वेरिएशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जब एक फंक्शन से एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स रिटर्न लिखना चाहते हैं, नॉट अ सिंगल लाइनर, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लाइंस, तो फिर उसके लिए इसका ये ब्लॉक बनाना जरूरी है। और ब्लॉक के अंदर से जो रिटर्न करना है, रिटर्न का कीवर्ड भी लिखेंगे। यानी ये आसान तरीके से याद रख सकते हैं कि अगर ब्लॉक नहीं बना रहे तो रिटर्न भी नहीं लिखना आपने, जो अंडरस्टूड है वो एक्सप्रेशन एक लिखना है, वो रिटर्न होगा। और जब आप जो है वो यहाँ से, अब यहाँ से ऑब्वियसली कंसोल ही रिटर्न हो रहा है, ये रिटर्न नहीं हो रहा, कंसोल डॉट लॉग से हम प्रिंट कर रहे हैं, सो इट डजंट रिटर्न एनीथिंग। ठीक है जी। सो इसको इस तरह लिख दें या इसको ब्लॉक में रैप कर दें, बट होपफुली जब इसको आप कॉल करें तो इसकी रिटर्न टाइप को किसी जगह पे आप डोंट ट्राई टू सेव दिस रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन, सो इट विल बी इग्नोर्ड। सो अब एरो फंक्शंस को अगर हम किसी जगह यूज करें तो आप देखें किस तरह से यूज कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट सिंटेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज और देखता हूं कि मैंने
एक फंक्शन लिखा और इसको ये सम का फंक्शन है एस में मैंने सेव कर लिया। उसके बाद मैंने लेट्स सपोज एक और आंसर है, एस को कॉल किया, 1020 पास किया और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग को मैंने आंसर इसमें प्रिंट कर दिया। अब यहाँ से आंसर तो ऑब्वियसली स्ट्रेट फॉरवर्ड 30 प्रिंट होगा। ये तीन जो लाइंस पे सिंटेक्स है, एरो फंक्शन इतना कॉम्पैक्ट है, जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट, ये एक लाइन में भी आप 3 लाइनें लिख सकते हैं। अब वन बाय वन अगर हम चलें, हाउ कैन वी राइट दिस फंक्शन दैट इज स्प्लिट इनटू 3 लाइंस इन वन कॉम्पैक्ट लाइन। तो पहले तो आखिरी दो को तो एक करना बड़ा आसान है कि ये जो टेम्परेरी वेरिएबल आपने लिया है इसको छोड़ दें और इसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस फंक्शन की कॉल ही इनसाइड द कंसोल लिख दें। इंस्टेड ऑफ राइटिंग यहीं पे आप एस को इन्वोक करें और 10,20 लिख दें। ठीक है जी। सो अब भी आपके पास 30 ही आंसर आएगा एज यूजुअल। लेकिन इन दो लाइंस को कैसे इकट्ठा करें? हाउ कैन वी कंबाइन दीज टू लाइंस टू मेक इट वन? सो मैंने ये फंक्शन पहले एस वेरिएबल में रखवाया, फिर उसको इन्वोक कर रहा हूं। तो यहाँ पे एस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो ये फंक्शन है, इसको मैंने कॉपी किया और ये एस की जगह इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे एस की जरूरत नहीं, मैंने रिमूव किया और पैरेंथेसिस में मैंने ये पेस्ट कर दिया और उसको मैंने फंक्शन को उधर ही कॉल भी कर लिया। आप देखें, इसको पहले रन करके देखें, इसकी भी आउटपुट 30 आ रही है। इन एनी केस यू गॉट द सेम आउटपुट। अब ये सिंटैक्स क्या है, अगर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके बाहर दोबारा से लिखूं, ये फंक्शन व्हाट डज इट मीन कि मैंने फंक्शन डिफाइन कहाँ किया है? फंक्शन मैंने पैरामीटर के अंदर ही, जहां मुझे वो चाहिए था फंक्शन, मुझे एरो फंक्शन से ये एडवांटेज है कि आपको जहां पे फंक्शन रिक्वायर्ड है, चाहे एक फंक्शन आपको पैरामीटर्स के अंदर ही चाहिए, उसके बाद उसकी जरूरत नहीं है, तो आप सेपरेट फंक्शन बनाएं, फिर उसे कॉल करें। आप इनलाइन फंक्शन बना सकते हैं इवन विद इन पैरामीटर, और जब ये फंक्शन आपने बनाया तो उसी प्लेस पर इन प्लेस ही उसको कॉल कर लिया। अब ये देखें 10 और 20, ये वापस 10 इसी x में आके पुट होगा, वापस ये जो 20 है इसी y में पुट होगा, और ये जो है वो x और y जो है ये इस जस्ट लाइक अ मैथमेटिकल इक्वेशन, और ये दिया भी सिंटैक्स मैथमेटिशियंस में, इस बेस्ड ऑन लैम्ब्डा कैलकुलस। It's just you put the value, your first argument in x and the second in y, और ये इसकी आउटपुट आ रही। तो ये इस तरह का जो सिंटैक्स है, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल सिंटैक्स, जो आप जो है वो इसमें कॉम्पैक्ट सिंटैक्स जो है वो लिख सकते हैं। कंपेयर, जस्ट कंपेयर इट वन, और फंक्शन डिफाइन कहाँ कर रहे हैं इसकी ब्यूटी देखें आप। सो इस तरह के सिंटैक्स जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप देखें जो 1000 लाइंस ऑफ कोड है वो समटाइम्स वो 300 से 400 लाइंस ऑफ कोड में रह जाएगा, यानी आप, और समटाइम्स ऑन एवरेज एरो फंक्शंस को आप यूज करें तो 30% लाइंस ऑफ कोड आपको कम लिखना पड़ता है। कम कोड लिखने का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कम एरर्स आएंगी, कम सिंटैक्स का मतलब ये है कि आपका टाइम कम लगेगा, यानी टाइम सेव होगा, कॉस्ट सेव होगी, उसकी डिबगिंग का टाइम, टेस्टिंग का टाइम, और अगर वो सॉफ्टवेयर आप वेब के एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं, मोबाइल ऐप के एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं, क्लाइंट सर्वर के एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं, तो वेब में तो खास तौर पर आपको पता है कि ये सोर्स कोड ही एज इट इज डाउनलोड होता है, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस का कंपाइल्ड कोड नहीं डाउनलोड होता। तो जहां पे 1000 लाइंस जो है वो 1000 बाइट्स डाउनलोड होनी थी, वहां पे आपको सिर्फ 600 बाइट्स, यानी 40% कम डाउनलोड हो रहा है। तो आपको यहाँ से स्पीड का भी एडवांटेज मिलता है, बूस्ट भी होगा। यूजर अगर मोबाइल फोन पे यूज कर रहा है उसका मोबाइल डाटा भी कम यूज होगा। सो मतलब देयर आर डिफरेंट एडवांटेजेस। सो अगर एक कैलकुलेटर हम बनाएं, एक लास्ट में इसको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि कैलकुलेटर की एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आप मिक्स भी कर सकते हैं एरो फंक्शन दूसरे फंक्शन। लेट्स सपोज ये एक मैं कैलकुलेटर बनाता हूं जिसको मैंने कैलकुलेट क्या करना है, एक्स और वाई दो नंबर है और इन नंबर्स पर जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है वो एफ मैंने कह दिया। ठीक है जी। नाउ आई हैव डिफरेंट फंक्शंस, लाइक
ये जो फंक्शन है, अब ये कैलकुलेटर है। ये कैलकुलेटर क्या कर रहा है कि इसको मैं दो नंबर इनपुट दे रहा हूं और वो फंक्शन बता रहा हूं जो उन नंबर्स पर अप्लाई करना है। एक बाइनरी कैलकुलेटर है। सो एफ फंक्शन विल बी अप्लाइड ऑन एक्स एंड वाई, और जो यहां से आउटपुट आ रही है वो यहां से रिटर्न कर दी जाएगी। तो क्यों ना इसको भी हम एरो फंक्शन की फॉर्म में ही लिख लें। लेट्स सपोज वी हैव अ कैलकुलेटर ऑफ दिस फॉर्मेट। तो कैलकुलेटर बनाना एरो फंक्शंस के थ्रू, आप देखें कितना जो है वो जस्ट अ सिंगल लाइनर फंक्शन। अब ये फंक्शन को अगर आप गौर से देखें, ये क्या कर रहा है, इसको इनपुट क्या दे रहे हैं, दो वैल्यूज जो पैरामीटर बनेगी, और वो किस फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास होंगी वो फंक्शन भी एज इनपुट दे रहे हैं। नाउ इट्स अ ब्यूटीफुल फंक्शन। लेट्स सपोज मैं दो फंक्शंस को प्लस करना है मैंने, ठीक है जी। सो मैं यहां पे लिखता हूं कैलकुलेटर, स्पेल जो है वो जरा मैच कर लें, कैलकुलेटर, और उसके बाद किस किस को कैलकुलेट करना है। अब ये फंक्शन किस चीज को कैलकुलेट करेगा, क्या ये सम करने का कैलकुलेटर है, प्रोडक्ट का है, ये कोई भी बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। आपने कहा जी 10 and 20, let's suppose you have 10 and 20, these two numbers, just a second, 10 and 20, ये दो नंबर हैं। अब इन नंबर्स को क्या करना है आपने जी, x, अब यहां पे एक फंक्शन मैंने लिखा x कॉमा वाई एरो x प्लस वाई। सो लुक एट द कॉम्पैक्टनेस ऑफ द सिंटेक्स। इसी फंक्शन को मैंने, इसी फंक्शन के थ्रू मैं प्लस भी कर रहा हूं, यहां पे मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया, इनको सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया। अगर इस फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करें तो मेरे पास 10 प्लस 20 30, 10 इंटू 20 200, 10 ओवर 20.5, 10 माइनस 20। सो असल में इस फंक्शन को मैं कहता हूं भाई ये दो नंबर हैं और इन नंबर पर ये फंक्शनैलिटी अप्लाई कर दो। तो एक ऐसा मैंने फंक्शन बनाया जिसको एज अ इनपुट मैं फंक्शन दे रहा हूं, यानी मैं उसको डाटा भी पास कर रहा हूं। अभी तक जो आपने फंक्शन सी प्लस प्लस जावा में पढ़े हैं, उन फंक्शंस को आप डाटा पास करते हैं, वैल्यूज, अरेज, नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स, द डेटा पार्ट। यहां पे जो कैलकुलेटर है मेरा, वो डाटा भी उसको मैं दे रहा हूं और वो फंक्शनैलिटी भी उसको बता रहा हूं जो उस पर अप्लाई करनी। अब देखें, मैक्सिमम दो नंबरों में फाइंड करना हो तो उसका फंक्शन क्या होता है। अगर x ग्रेटर देन y के है टर्नरी ऑपरेटर, तो x रिटर्न करे, अदरवाइज y। ये फंक्शनैलिटी है मेरे पास। इसी कैलकुलेटर से अगर मैंने परफॉर्म करवानी है तो कंसोल डॉट लॉग में इसी को मैं अगर कॉपी कर लूं, मैक्स का जो है ऑपरेशन इसी से करवाना चाहूं, कंट्रोल सी किया, मैं चाह रहा हूं 10 और 20 में से मैक्सिमम प्रिंट हो, तो मैक्सिमम प्रिंट होने का फंक्शन मैंने बनाया है, ये फंक्शन मैंने उसे दे दिया, यहां पे कट करके रख। अब यहां से मैंने कहा x और y, और इनको इस रूल के मुताबिक मुझे कंपेयर करके दो। तो या मुझे x रिटर्न करेगा या y, जो डिपेंड करता है विच एवर इज अ ग्रेटर नंबर। तो अगर इसको प्रिंट करें, x इज ग्रेटर देन y, ऑब्वियसली हमें इसमें पैरामीटर x और y लेने हैं एज अ फंक्शन, x कॉमा y और एरो। We need to make an arrow function. You cannot write just right hand side of a function, obviously complete function. So मैंने इसको फंक्शन दे दिया जो सिर्फ इस फंक्शन को इन आइसोलेशन अगर आप समझें तो x और y ये एक ऐसा फंक्शन है जो दो पैरामीटर्स इनपुट लेता है, उनको कंपेयर करता है, जो उसमें ग्रेटर वैल्यू वो दे देता है। अब ये फंक्शन किस पे अप्लाई करना है, इन दो नंबर्स पर।
सो यहां पे इसका सिंटैक्स देखें, x में आ जाएगा 10, y में आ जाएगा 20, और ये फंक्शन इसको रेफर करेगा। और ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, ये जो फंक्शन मैंने इसको पैरामीटर्स दिया है उस फंक्शन को इस डाटे पर रन करता है और उसकी जो आउटपुट आ रही है वो मुझे रिटर्न करता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको अब रन करूं तो जबरदस्त, आप देखें 20 आ गई इसमें आउटपुट। अगर मैं पहले को 100 कर दूं, या फर्स्ट वन इज, तो वट एवर द नंबर दैट इज ग्रेटर यू विल गेट दैट नंबर। सो ये कैलकुलेटर तो आपने अगर सी में बनाते तो आप इस तरह लिखते, इफ अगर जो ऑपरेशन है वो प्लस है तो उसके बाद अगर प्लस है तो x प्लस वाई करो, इनको प्लस करो। अगर एल्स इफ अगर ये ऑपरेशन स्टेरिक है, मल्टीप्लाई है, तो फिर आपने जो रिटर्न करना है x इंटू वाई करना है, एंड सो ऑन। अब मैं उसे क्या कह रहा हूं, ऑपरेशन नहीं बता रहा, एक्चुअल वो फंक्शनैलिटी ही उसके हैंड ओवर मैंने कर दी है। मैंने कहा भाई ये x और y इनपुट ले लो, here x एंड y, और इस तरह से मुझे ये जनरेट कर दो आउटपुट। और ये x y हैं क्या, अब मुझे ये इफ एल्स नहीं लगाने पड़े, तो ये सारे इफ एल्स इसमें ऑटोमेटिकली आ गए। ये x और y है क्या, इसको कॉल करते वक्त x में 10 और y में भी 20, ये आप इनपुट प्लेस कर दें। सो दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क। सॉरी, ये जो फंक्शन है ये इस तरह से ये 3 पैरामीटर ले रहा है, x y, और ये फंक्शन एक और फंक्शन इनपुट ले रहा है। और ये फंक्शनैलिटी किस पे अप्लाई होगी, ये फंक्शन किसके लिए कॉल होगा। अब इसकी राइट हैंड पर सिंटैक्स देखें, जो आपने फंक्शन दिया है वो जो पहली 2 इनपुट आपने दिए उसी के लिए कॉल होगा, और ये जो रिटर्न करेगा वही इस कैलकुलेटर की रिटर्न टाइप होगी। तो दिस sort of beautiful syntax avoiding if else and everything, it's only possible through arrow function। जिस तरह मैंने बताया था कि एक फंक्शन को एज अ फंक्शन भी आप आर्गुमेंट दे सकते हैं, और इसको आप सेपरेटली भी कर सकते हैं कि मैं इसको यहां से कट कर लूं और मैं यहां पे कह दूं कि लेट्स सपोज ये सम का फंक्शन मेरे पास है, लेट्स सपोज ये सम का फंक्शन है मेरे पास, सो मैं यहां पे इसको सम लिख दूं, इस तरह भी कर सकते हैं। Now you have the function that can calculate sum, और आपने एक कैलकुलेटर को कहा जी ये 10 and 20 है और इसे सम करके दो मुझे। सम किस तरह करना है वो आपने उसे लॉजिक दे दी, फंक्शनैलिटी दे दी, लेकिन आपको ये अलहदा फंक्शन बनाने की जहमत नहीं करने की जरूरत। फंक्शन आप पैरामीटर के अंदर ही बना सकते हैं। अगर वो बाद में आपको फंक्शन को बार बार रेफर नहीं करना तो आप इनलाइन फंक्शन ही बना लें। अगर आपको फंक्शन बार बार रेफर करना है फिर सेपरेट बना लें और उसको मल्टीपल टाइम्स। अब इन 2 वेरिएबल्स को मैंने जो है वो सम करवा दिया, ठीक है जी। इसी तरह इसको रिकर्सिवली कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरा ख्याल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, या यू कैन इजीली थिंक कि कैलकुलेटर के अंदर आप फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं कि लाइक 3 नंबर्स को मैंने कैलकुलेट करवाना है। एक एग्जांपल के तौर पर मैंने इसे कॉपी किया और मैंने कहा जी 30 को सम करो, पहले 2 को कैलकुलेट करके जो आंसर आ रहा है। लेकिन आप ये देखें कि ये ट्रेडिशनल स्टाइल है कि आपको 2 वैल्यूज इनपुट देनी है, 30 और दूसरी जो इनका आंसर है, और इन पे फंक्शनैलिटी तो आपने प्रोवाइड नहीं की। So here you will write sum. तो 2 जो डाटा आइटम्स हैं वो क्या, 30 और इनकी कैलकुलेशन आफ्टर समेशन, और फिर उस दोनों को सम करो। आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट, कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसका जो आंसर आ जाए इस नंबर के साथ उसको सम करो। सो यू कैन हैव इनफाइनाइट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एंड कॉम्बिनेशंस। फंक्शन आपने एक ही बनाया, देखें, ठीक है। इसी तरह से
इस फंक्शन को अगर मैं यहां से एक्सट्रैक्ट कर लूं और मैं लिखूं लेट्स सपोज मैक्स इज इक्वल टू दिस, सो फंक्शन को कंप्लीटली यहां से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और यहां पे आपने लिख दिया मैक्स। सो हियर यू कैन अगेन एक्सटेंड इट कि यहां से मैक्स आप पास कर सकते हैं। मैक्स फंक्शन को जरा जो है वो ऊपर ले जाते हैं, इसको मैं लाइन क्योंकि डिफाइन नहीं किया। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग, कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, और वो प्रोडक्ट मुझे बताओ कि 30 से मैक्स है या नहीं। अब ये कैलकुलेटर के फंक्शन को देखकर आपको नहीं लग रहा कि ये इतना वर्सटाइल फंक्शन है, फंक्शनैलिटी इसको दे दी तो उसकी इटसेल्फ एप्लीकेशन बहुत बढ़ गई। लाइक आई एम सेइंग जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू and tell me it's greater than 30 or not. It's another way of using this. तो यहां से जो आउटपुट आएगी या वो 30 होगा या वो इनकी प्रोडक्ट में से जो नंबर बड़ा होगा। अगर मैं इस पर्टिकुलर को कमेंट करूं, राइट, इसको भी कमेंट कर देते हैं, इस लाइन को नीचे ले आते हैं, इसको भी जस्ट इसकी सॉरी आउटपुट जो है इन दोनों को, इन लाइंस को फोकस करते हैं। अब इसके आउटपुट देखें और ये हमारा जो एक्चुअल फंक्शन है इसको भी हम नीचे ले, राइट। Here's the main function, the main calculating one. Now I have two functions to calculate sum and max. So here I have to use only these two functions, बाकी कमेंट कर दी मैंने। अब यहाँ से आउटपुट जो है वो लेट्स सपोज ये 40 कर देते हैं। अब इन दोनों का सम ग्रेटर है या 30। अगर आप देखें इस वक्त 30 है और दूसरा ये आ रहा है 50, सो यहाँ से आना चाहिए 50, और अगर मैं इसको 300 कर दूं तो ये 300। सो ये फंक्शन मुझे बता रहा है कि 300 में से और इन दोनों पे सम करके मुझे बताओ कौन सा ग्रेटर। लेकिन फंक्शन, ये फंक्शन इट्स अनबिलीवेबल, इट हैज ऑल दोस पावर्स। ये फंक्शन इतना ज्यादा पावरफुल है कि इस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसके अपने एडवांटेजेस हैं, बट फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग वेयर यू यूज फंक्शंस टू परफॉर्म एवरीथिंग। आपको पूरे रिएक्ट नेटिव में और रिएक्ट में कहीं हमने लूप नहीं यूज करनी, हम फंक्शंस के थ्रू ही काम कर रहे होंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं इफ एल्स भी नहीं यूज कर रहे, मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी काम हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग के थ्रू कर रहे होंगे। सो वी विल बी डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशंस यूजिंग फंक्शंस। So it's important to be familiar with the basic syntax of the function. All the syntax varieties are given below, and I have given explained different possible scenarios where we can use these functions, especially how we can pass function as a parameter to a function and how such function can help us out. अगर इस तरह की आप लाइब्रेरी बिल्ड कर लें तो बहुत थोड़े फंक्शन से बहुत ज्यादा फंक्शनलिटी आप अचीव कर सकते हैं। I hope you understand the main idea.